वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करने वाले हैं हाल ही में चर्चा में रहे कुछ टॉपिक जो परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो देखिए, चर्चा में रहा विषय है भारतीय मूल के इतिहासकार सुनील अमृत ने द बर्निंग अर्थ के लिए ब्रिटिश अकादमिक पुस्तक पुरस्कार 2025 जीता है। और ये भारतीय मूल के हैं, इसलिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। इसीलिए इससे संबंधित जो MCQ है वो हम आज करने वाले हैं। तो चलते हैं, और आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना। अब देखते हैं आगे। ये है सुनील अमृत, इनकी किताब द बर्निंग अर्थ अ हिस्ट्री। तो इससे संबंधित क्वेश्चन हम आगे करने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं, क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन पहला है हमारा, ब्रिटिश अकादमिक पुस्तक पुरस्कार 2025 किसे दिया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा, क्या होगा? सुनील अमृत को दिया है। किसे दिया है? सुनील अमृत को दिया गया है। अब देखिए अगला प्रश्न, सुनील अमृत की पुस्तक द बर्निंग अर्थ किस विषय पर आधारित है? तो इसका राइट आंसर होगा, क्या होगा? पर्यावरणीय इतिहास पर आधारित है। किस पर? पर्यावरणीय इतिहास पर। अब देखते हैं अगला प्रश्न, ब्रिटिश अकादमिक बुक प्राइज़ की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इसका राइट आंसर होगा, क्या होगा? 2013। कब हुई थी? 2013 में हुई थी। अब देखिए अगला प्रश्न, सुनील अमृत किस विश्वविद्यालय से जुड़े हैं? तो ये जुड़े हैं येल विश्वविद्यालय से। कहाँ से? येल विश्वविद्यालय से। अब देखिए अगला प्रश्न, है आपका, ब्रिटिश अकादमिक पुस्तक पुरस्कार की राशि कितनी है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। क्या होगा? 25 लाख रुपए जो है वो पुरस्कार की राशि होती है। अब देखिए अगला प्रश्न, देखिए बताना है आपको द बर्निंग अर्थ पुस्तक में कितने वर्षों के इतिहास का अध्ययन प्रस्तुत किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा, क्या होगा? 500 वर्षों का। कितने वर्षों का? 500 वर्षों के इतिहास का अध्ययन प्रस्तुत किया गया है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, परीक्षा में आने के 100% क्या है चांस है इसके। तो अच्छे से पढ़िएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। देखिए अगला टॉपिक है हमारा साइक्लोन। साइक्लोन से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो देखते हैं हाल ही में कौन सा साइक्लोन है जो चर्चा में रहा। तो देखिए क्वेश्चन 1 है हमारा, मोन्था नाम वाला यह चक्रवात किस महासागर में बना था? तो इतना तो आपको पता चल ही गया होगा कि हाल ही में जो चक्रवात है, जो साइक्लोन है चर्चा में रहा, उसका नाम है मोन्था। तो मोन्था नाम वाला ये जो चक्रवात है वो किस महासागर में बना था, ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा, क्या होगा? बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल में क्या बना है? मोन्था नाम का चक्रवात बना। अब देखिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन ये भी आ सकते हैं कि मोन्था क्या है? तो आपको पता होना चाहिए मोन्था क्या है? साइक्लोन है। अब देखिए साइक्लोन मोन्था ने भारत के तट किस राज्य के करीब लैंडफॉल किया? तो इसका राइट आंसर होगा, क्या होगा? आंध्र प्रदेश। कहाँ किया? आंध्र प्रदेश में। तो अब देखिए अगला प्रश्न, साइक्लोन मोन्था के समय अनुमानित अधिकतम सतही वायु गति लगभग कितनी थी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। क्या होगा? ऑप्शन बी, 90 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे थी। अब देखिए अगला प्रश्न, नाम मोन्था इस चक्रवात को किस देश द्वारा दिया गया था और इसका अर्थ क्या है? तो देखिए जो भी साइक्लोन का नाम दिया जाता है वो अलग अलग देशों के द्वारा दिया जाता है। तो ये जो मोन्था नाम दिया गया था वो किस देश के द्वारा दिया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, थाईलैंड के द्वारा ये नाम दिया गया था। और इसका अर्थ जो होता है वो होता है सुंदर फूल या सुगंधित फूल या खूबसूरत फूल। तो याद रखिएगा किस देश के द्वारा इसका नाम दिया गया। अब देखिए अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा राज्य साइक्लोन मोन्था के प्रभाव क्षेत्र में मूलतः नहीं था? तो इसका राइट आंसर होगा, क्या होगा? राजस्थान। क्या होगा? राजस्थान। तो देखिए आंध्र प्रदेश हो गया, उड़ीसा हो गया, तेलंगाना हो गया, इन सब क्षेत्रों में क्या है? साइक्लोन का प्रभाव था। लेकिन राजस्थान जो है इस चक्रवात से संबंध नहीं रखता है, क्योंकि साइक्लोन जो आया किस क्षेत्र में आया था? बे ऑफ बंगाल में आया है। तो बे ऑफ बंगाल में आया है तो उसका प्रभाव जो है उसके तटीय क्षेत्रों में रहेगा। ठीक है, याद रखिएगा। अगर साइक्लोन अरेबियन सी में आता तो क्या होता? राजस्थान में उसका इफेक्ट देखने को मिलता। तो राजस्थान में इफेक्ट कब होता? जब साइक्लोन जो है कहाँ होता?
जब साइक्लोन अरेबियन सी में बनता। तो देखिए अब अगला क्वेश्चन, याद रखिएगा साइक्लोन बना कहाँ था। तो मोन्था नाम का जो साइक्लोन था वो बना था बे ऑफ बंगाल में। तो ये साइक्लोन के जो क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं वो कंप्लीट होते हैं। अब देखेंगे हम अगला टॉपिक है हमारा आइनी एयरबेस। अब आइनी एयरबेस क्यों महत्वपूर्ण है वो जानेंगे, उससे पहले आप ये बताइए कि आइनी एयरबेस किस देश में स्थित है। तो इसका राइट आंसर होगा, क्या होगा, ऑप्शन बी। क्या होगा, ऑप्शन बी, ताजिकिस्तान में आइनी एयरबेस हमको देखने को मिलता है। और ताजिकिस्तान में कहाँ, तो ताजिकिस्तान की राजधानी है दुशांबे, और दुशांबे के 10 किलोमीटर पश्चिम में अगर आप जाएंगे तो ये एयरबेस आपको देखने को मिलेगा। अब बात है कि ये इम्पॉर्टेंट क्यों है। तो इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि आइनी एयरबेस जो है वो भारत का दूसरा विदेशी सैन्य ठिकाना है, इसीलिए इम्पॉर्टेंट है। अगर बात की जाए पहले की, तो पहला विदेशी सैन्य ठिकाना कौन सा था, फरखोर था। क्या था, फरखोर, और ये 1998 में स्थापित किया गया था। लेकिन 1998 से 2008 तक ये रहा। 2008 में इसका पतन हो गया। तो इसके बाद क्या हुआ, समाप्त हो गया। जो फरखोर विदेशी सैन्य ठिकाना है वो उसके समाप्त होने के पश्चात आइनी एयरबेस स्थापित किया गया। तो ये क्या है, दूसरा सैन्य ठिकाना है भारत का विदेशी, इसलिए इम्पॉर्टेंट है। अब देखिए अगला प्रश्न क्या है। तो अगला प्रश्न है हमारा, भारत ने आइनी एयरबेस किस वर्ष से संचालन शुरू किया था। यह विकास में शामिल किया हुआ था। तो इसका राइट आंसर होगा, क्या होगा, ऑप्शन बी, 2002 में। क्या होगा, 2002 में। अब देखिए अगला प्रश्न, आइनी एयरबेस का भारत के लिए रणनीतिक महत्व मुख्यतः किस कारण से था। तो इसका राइट आंसर होगा,